हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल SKRIS इंस्टीट्यूट का चैनल। हम जैसे ही लगातार वीडियोस अपलोड करते जा रहे हैं, हर दिन नया टॉपिक लेकर हम डिस्कस कर रहे हैं। बहुत अच्छे से डिस्कस कर रहे हैं। बाकी आप हमें कमेंट्स में अपनी राय बताइए, कैसा आपको लग रहा है लेक्चर। और कोई भी डाउट है तो आप ज़रूर लिखिए, हम आपको बहुत जल्दी से जल्दी रिप्लाई करेंगे। ओके, आज का जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है, आज हम देखेंगे रिलीजन एंड फिलोसफी इन मिडिवल इंडिया की बात करेंगे। और उसका जो टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं, सूफिज्म या फिर सूफी मूवमेंट कह सकते हैं। इस टॉपिक को हम अच्छे से डिस्कस करेंगे, तो शुरू करते हैं। अगर हम देखें कि सूफी मूवमेंट का बैकग्राउंड या फिर कि कैसे इस्लाम रिलीजन का राइज हुआ, इसके बारे में देखें, तो हम पहले बैकग्राउंड देखते हैं। हम सभी को पता है कि इस्लाम वॉज फाउंडेड बाय प्रॉफिट मोहम्मद साहब। इस्लाम वॉज फाउंडेड बाय प्रॉफिट मोहम्मद। आगे चले तो इस्लाम सॉ द राइज ऑफ मेनी रिलीजियस एंड स्पिरिचुअल मूवमेंट्स। और इस्लाम रिलीजन में बहुत सारी रिलीजियस और स्पिरिचुअल मूवमेंट्स हुई। जब इस्लाम रिलीजन का शुरू हुआ, तो बहुत सारी अंदर ही अंदर स्पिरिचुअल मूवमेंट्स भी शुरू हुई थी इस्लाम के राइज से। ये जो मूवमेंट्स थी, दे वर सेंटर्ड मेनली अराउंड इन द इंटरप्रिटेशन ऑफ द कुरान। ये जितनी भी मूवमेंट्स थी, वो इसी पर सेंटर्ड थी कि कुरान को कैसे इंटरप्रेट किया जाए। इंटरप्रिटेशन ऑफ कुरान के ऊपर ये मूवमेंट्स बेसिकली थी। और इससे दो सेक्ट्स बने। देयर वर टू मेजर सेक्ट्स दैट अरोज विद इन इस्लाम। इस्लाम में दो मेजर सेक्ट्स बने, जो हमें पता ही है, शिया एंड सुन्नीस। ठीक है, शियाज एंड सुन्नीस, यहाँ पे भी लिखा हुआ है शियाज एंड सुन्नीस। हमारी कंट्री में, इंडिया की अगर हम बात करें, तो दोनों ही सेक्ट्स के लोग हमें मिलते हैं। मुस्लिम जो कि शिया भी होते हैं और सुन्नीस भी होते हैं। लेकिन कुछ कंट्रीज में, जैसे कि ईरान की बात करें, वहां पर शिया, इट्स अ शिया बेस्ड कंट्री, शिया डोमिनेंट है वहां पर। और अगर अब इराक की बात करें, वहां पर या पाकिस्तान में सुन्नीस बहुत होते हैं। तो यू विल फाइंड फॉलोअर्स ऑफ ओनली, तो वहां पर ज्यादा एक ही सेक्ट के लोग डोमिनेंट है। अगर हम आगे चले, अगर सुन्नीस की बात करें, हमने दो सेक्ट देखे इस्लाम के, दो सेक्ट शियाज और सुन्नी। अगर हम सुन्नीस की बात करें, तो सुन्नीस में देयर आर फोर प्रिंसिपल स्कूल्स ऑफ इस्लामिक लॉ। अगर हम सुन्नीस की बात करें, तो सुन्नीस के अंडर या सुन्नीस में चार स्कूल्स है इस्लामिक लॉ के। और ये बेस्ड है, किस पर बेस्ड है? ये कुरान और हदीस पर बेस्ड है। अब ये अगर हम जाने कि हदीस क्या होता है, तो दे हदीस बेसिकली ट्रेडिशंस ऑफ द प्रॉफिट सेइंग एंड डूइंग्स। तो हदीस में वही है जो प्रॉफिट मोहम्मद साहब ने जो कहा और जो किया, वो हदीस में है। तो ये जितने भी सुन्नीस में चार स्कूल्स, मैं आपको बोल रही हूँ कि चार स्कूल्स है इस्लामिक लॉ के अकॉर्डिंग, इस्लामिक लॉ के। तो ये किस पर बेस्ड है? ये चार स्कूल्स कुरान और हदीस। और हदीस क्या है? दीज आर बेसिकली ट्रेडिशंस ऑफ प्रॉफिट सेइंग एंड डूइंग्स। अगर इन्हीं चार स्कूल में जो हनाफी स्कूल है, दिस द नेम ऑफ अ वन स्कूल, हनाफी स्कूल। हनाफी स्कूल की अगर हम बात करें, जो चार इस्लामिक लॉ स्कूल्स में एक है हनाफी स्कूल ऑफ द 8th सेंचुरी। ये 8th सेंचुरी में ये स्कूल आया था। इट वॉज एडॉप्टेड बाय द ईस्टर्न टर्क्स। और इस स्कूल को, हनाफी स्कूल को, ईस्टर्न टर्क्स वालों ने अडॉप्ट किया। ईस्टर्न टर्क्स ने हनाफी स्कूल को अडॉप्ट किया। एंड जो कि ईस्टर्न टर्क्स बाद में इंडिया भी आए, केम हु लेटर केम टू इंडिया। हमने इस स्लाइड में क्या क्या समझा? कि इस्लाम वॉज फाउंडेड बाय प्रॉफिट मोहम्मद साहब। हमने आगे देखा कि जैसे ही इस्लाम का राइज हुआ, तो बहुत ज़्यादा उसके साथ ही रिलीजियस और स्पिरिचुअल मूवमेंट्स भी आए। और ये सभी बेस्ड थे, इंटरप्रिटेशन ऑफ कुरान पर बेस्ड थे।
कुरान को कैसे इंटरप्रेट किया जा रहा है, उस पर ये सभी मूवमेंट्स बेस्ड थे। हमने आगे देखा कि बेसिकली विद इन इस्लाम दो मेजर सेक्ट्स बन के आए, शिया और सुन्नीस। और हमने ये भी देखा कि कुछ कंट्रीज में सारी दोनों सेक्ट्स हैं, जैसे कि इंडिया एग्जाम्पल है जहाँ पे शियाज और सुन्नी प्रैक्टिसिंग लोग दोनों हैं, पर कुछ कंट्रीज में एक सेक्ट के लोग डोमिनेंट हैं। जैसे हमने ईरान का एग्जाम्पल देखा जहाँ पे शिया है, पाकिस्तान इज अ सुन्नी बेस्ड कंट्री। आगे चले तो अगर हम सुन्नीस की बात करें तो सुन्नीस में 4 प्रिंसिपल स्कूल्स की बात है इस्लामिक लॉ की। और ये सभी ये जो स्कूल्स हैं, 4 स्कूल सुन्नी स्कूल के अंडर, सुन्नीस के अंडर, तो ये चारों स्कूल बेस किस पर है, कुरान और हदीस। और हदीस क्या होता है, दीज आर बेसिकली जो ट्रेडिशन है और प्रॉफिट्स की सेइंग्स और डूइंग्स, उसी पर बेस्ड है हदीस। और जो उसमें 4 स्कूल में से जो हनाफी स्कूल है, वन ऑफ द स्कूल ऑफ सुन्नी, ये हनाफी स्कूल को 8th सेंचुरी में वाज अडॉप्टेड बाय ईस्टर्न टर्क्स, और जो कि बाद में इंडिया भी आए। ओके, आगे चलते हैं। ओके, यहाँ पर बताया जा रहा है कि जो ग्रेटेस्ट चैलेंज था ऑर्थोडॉक्स सुन्निज्म, द ग्रेटेस्ट चैलेंज, जो बहुत बड़ा चैलेंज जो कि ऑर्थोडॉक्स सुन्निज्म वालों के सामने आया, दैट वाज फ्रॉम द रैशनलिस्ट फिलॉसफी और मुताजिलाज। जो ऑर्थोडॉक्स सुन्निज्म को फॉलो करते थे, उनके सामने सबसे बड़ा चैलेंज किससे मिला उनको, जो रैशनलिस्ट फिलॉसफी वाले लोग थे, कि मुताजिलाज कहते हैं, एंड दे प्रोफेस्ड स्ट्रिक्ट मोनोथीज्म, जो कि स्ट्रिक्ट मोनोथीज्म को प्रैक्टिस करते थे। दैट इज द बिलीव दैट देयर इज ओनली वन गॉड। तो ऑर्थोडॉक्स सुन्निज्म के सामने जो चैलेंज था, सबसे बड़ा चैलेंज था रैशनलिस्ट फिलॉसफी वाले लोगों का, जिन्हें हम मुताजिलास कहते हैं, एंड दे प्रोफेस्ड स्ट्रिक्ट मोनोथिज्म। उनके अकॉर्डिंग गॉड इज जस्ट एंड हैज नथिंग टू डू। उनके अकॉर्डिंग जो गॉड है उसको वो कुछ नहीं करते हैं किसी भी इंसान की इविल एक्शन से। अकॉर्डिंग टू देम गॉड इज जस्ट एंड हैज nothing to do with man's evil actions. Men are endowed with free will. Men के पास free will होती है and are responsible for their own actions. और वो responsible है, men के पास free will होती है और they are responsible, अपने actions के लिए वो खुद ही responsible होते हैं। जो मुताजिलास है, they were opposed by the अशरी school. अगेन अनदर स्कूल, हमने पहले भी पिछले स्लाइड में हनाफी स्कूल के बारे में देखा, जिसको 8th सेंचुरी में ईस्टर्न टर्क्स ने फॉलो किया और विच लेटर केम टू इंडिया। वैसे एक दूसरा स्कूल है अशरी स्कूल, जो ये जो मुताजिलाज यानी रैशनलिस्ट फिलॉसफी वाले लोग थे, दे वर अपोज्ड बाय अशरी स्कूल वाले लोग। तो जो अशरी स्कूल को फॉलो करते थे, तो दे अपोज्ड मुताजिलाज। और अशरी स्कूल was founded by अबुल हसन अशरी। अबुल हसन अशरी 873-935 AD के बीच में he founded अशरी स्कूल। अशरी स्कूल was founded by अबुल हसन अशरी in 873 to 935 AD की बात है। अशरी स्कूल इवॉल्व इट्स ओन रैशनलिस्ट आर्ग्यूमेंट, और अशरी स्कूल ने अपने ही रैशनलिस्ट आर्ग्यूमेंट को इवॉल्व किया इन डिफेंस ऑफ ऑर्थोडॉक्स डॉक्ट्रीन। और इन्होंने जो अपनी रैशनलिस्ट आर्ग्यूमेंट को इवॉल्व किया ऑर्थोडॉक्स डॉक्ट्रीन की डिफेंस में, जिसे कि कलाम भी कहते हैं। ये जो अशरी स्कूल है, द स्कूल बिलीव्स दैट, ये अशरी स्कूल मानते हैं कि गॉड नोज, सीज एंड स्पीक्स। अशरी स्कूल वाले लोग मानते हैं कि गॉड जानते हैं, देखते हैं और बोलते भी है। गॉड नोज, सीज एंड स्पीक्स। ओके, अशरी स्कूल के अकॉर्डिंग जो कुरान है, दैट इज एटर्नल एंड अनक्रिएटेड। जो कुरान है दैट इज एटर्नल एंड अनक्रिएटेड, उसको किसने क्रिएट नहीं किया है और वो एटर्नल है।
अगर हम बात करें अशरी स्कूल का जो ग्रेटेस्ट एक्सपोनेंट थे वॉज अबुल हामिद अल गजली। इस स्कूल के अशरी स्कूल के जो ग्रेटेस्ट बहुत ज़्यादा उसको प्रचार किया या फैलाया, द नेम ऑफ द पर्सन वॉज अबू हामिद अल गजली। अबू हामिद अल गजली, इन्होंने इसको सबसे ज़्यादा अशरी स्कूल को फैलाया, लोगों को इसके बारे में अवेयर किया, वॉज अबू हामिद अल गजली। दैट इज बिटवीन 158 टू 1111 AD। इसका इस ड्यूरेशन में who is credited with having reconciled orthodoxy with mysticism, और उन्होंने ऑर्थोडॉक्सी को मिस्टिसिज्म से जोड़ा, अबू हामिद अल गजली। Okay, he was a great theologian who in 1095 began to lead a life of a Sufi। और ये बहुत ही बड़े थियोलॉजी जो दिस गॉड के बारे में बात करते हैं। तो उन्होंने क्या किया, और 1095 AD में he began to live a life of सूफी, वो सूफियों की तरह रहना उन्होंने शुरू किया। He is deeply respected by both orthodox elements, और अबू हामिद अल गजली को बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट किया जाता है ऑर्थोडॉक्स लोगों के द्वारा भी और सूफीज के द्वारा भी। तो बोथ कम्युनिटी, दिस ऑर्थोडॉक्स वाले भी और सूफिज्म वाले भी, बोथ रिस्पेक्ट अ लॉट दिस पर्सन। द नेम ऑफ द पर्सन इज अबू हामिद अल गजली। जो अल गजली है, अल गजली, अबू हामिद अल गजली, ये अटैक्ड ऑल नॉन ऑर्थोडॉक्स सुन्नी स्कूल्स। उन्होंने सारे जो नॉन ऑर्थोडॉक्स सुन्नी स्कूल्स थे उनको अटैक किया। एंड ही सेड दैट पॉजिटिव नॉलेज, उन्होंने बोला जो पॉजिटिव नॉलेज है दैट कैन नॉट बी गेन बाय रीजन बट बाय रिविलेशन। उन्होंने बोला जो पॉजिटिव नॉलेज है वो रीजन से हम गेन नहीं कर सकते बट बाय रिविलेशन। जो सूफीज है, जो सूफीज्म फॉलो करते हैं, दे ओड देयर एलिजियंस टू द कुरान, वो कुरान को फॉलो करते हैं। जितना उलेमास फॉलो करते हैं वैसे ही सूफीज भी कुरान को बहुत ज़्यादा, दे शो देयर एलिजियंस टू द कुरान, जितने कि उलेमास भी करते हैं। ओके The influence of the ideas of Abu Hamid al-Ghazali was greater। इनका जो influence था अबू हामिद अल गजली के जो ideas का जो influence था, it was greater because, इनका इतना greater इसलिए हुआ because जो नया education system था, new education system set up by the state, because जो नया education system था अबू हामिद अल गजली के जो आइडियाज़ का इन्फ्लुएंस इसलिए इतना ज़्यादा हुआ बिकॉज ऑफ न्यू एजुकेशनल सिस्टम जो सेटअप किया गया था स्टेट के द्वारा। एंड इट प्रोवाइडेड फॉर सेटिंग अप ऑफ सेमिनरीज ऑफ हायर लर्निंग। और क्या सेट किया गया, हायर लर्निंग के सेमिनरी, जैसे कि जो कि मदरसा, इसका सेटिंग हुई थी, जहाँ पे स्कॉलर्स अशरी आइडियाज़ के साथ देवर फेमिलराइज्ड, जहाँ पर अशरी आइडियाज़ को बताया जाने लगा मदरसाज में। दे वर टॉट हाउ टू रन द गवर्नमेंट, उनको ये भी बताया गया कि कैसे गवर्नमेंट को रन करे ऑर्थोडॉक्स सुन्नी आइडियाज़ के अकॉर्डेंस में। तो वहाँ पे मदरसाज में बताया जाता था कि कैसे हम गवर्नमेंट को रन करेंगे अकॉर्डेंस विद ऑर्थोडॉक्स सुन्नी के आइडियाज़ के साथ। These scholars were known as ulemas, और यही scholars were known as ulema। उलेमा उन्हीं को ही कहते थे। एंड उलेमा प्लेड अ इम्पॉर्टेंट रोल इन पॉलिटिक्स ऑफ मिडिवल इंडिया। और उलेमास हम सुनते ही आए, पढ़ते ही आए हैं कि जो उलेमास थे एंड दे प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन मिडिवल इंडिया के दौरान पॉलिटिक्स में। जो भी मुगल रूलर्स थे उस दौरान भी उलेमास का बहुत ज़्यादा डोमिनेंट रोल रहता था। आगे चले, सूफीज के बारे में हमारा टॉपिक है। सूफीज हम यहाँ से शुरू करते हैं। उलेमा के कॉन्ट्ररी में थे दे वर द सूफीज, जो उलेमास के कॉन्ट्ररी में वर द सूफीज।
द सूफीज वर मिस्टिक्स, दे वर मिस्टिक्स. मिस्टिक इज अ पर्सन जो कि अपना लाइफ को पूरा स्पेंड कर देता है, डेवलप करता है कि कंटिन्यूसली प्रेयर में और मेडिटेटिंग में, मेडिटेशन में रहते हैं, कम्युनिकेट करते हैं गॉड के साथ. तो वो मिस्टिसिज्म होता है बेसिकली. तो सूफी जो थे, देवर मिस्टिक्स, देवर पायस मैन. पायस इज प्योर मैन, पवित्र मैन, who were and they were shocked at the degeneration in the political and religious life. They were pious men, pure men, और वो बहुत ज़्यादा खुश नहीं थे, अच्छे, उन्हें अच्छा नहीं लग रहा था जो इतना डीजेनरेशन हो रहा था पॉलिटिकल लाइफ में और रिलीजियस लाइफ में, जो बहुत डीजेनरेशन हो रहा था. दे वर नॉट हैप्पी और दे वर नॉट सेटिस्फाइड. और उन्होंने, सूफीज ने अपोज किया वल्गर डिस्प्ले ऑफ वेल्थ. जो बहुत ज़्यादा वेल्थ को डिस्प्ले किया जाता था, उसको वो अपोज करते थे पब्लिक लाइफ में. और जो उलेमास थे, जो हमेशा रेडी रहते थे अनगॉडली रूलर्स को सर्व करने के लिए, वो इसके अगेंस्ट भी थे, इसके अपोज में भी थे. सूफीज की बात करें तो सूफीज मिस्टिक्स थे, दे वर प्योर मैन, दे वर नॉट हैप्पी विद द पॉलिटिकल एंड रिलीजियस लाइफ एट दैट टाइम, एंड दे अपोज्ड उलेमास जो उनका सर्व करते थे अनगॉडली रूलर्स को. तो इस सभी के अगेंस्ट सूफीज बोलते थे और अपने विचारों को रखते थे. बहुत सारे सूफी जो थे, दे स्टार्टेड लिविंग अ रिटायर्ड एस्थेटिक लाइफ. उन्होंने एकदम संन्यास टाइप से होता है ना हिंदूज में, तो वैसे वो जीना उन्होंने, बहुत सारे सूफीज ने ऐसा जीवन जिया. हैविंग नथिंग टू डू विद द स्टेट, और वो स्टेट से कोई रिलेशन नहीं था उनका, मतलब ही नहीं था उनका. उलेमास तो पूरा पॉलिटिकल मैटर्स में इन्वॉल्व रहते थे, बट सूफीज उससे सबसे कटे रहते थे. जो सूफी की फिलॉसफी थी दैट डिफर फ्रॉम द उलेमा. हाँ, समझ ही आ गया हमें कि उलेमा जो थे वो पूरा रूलर्स के साथ उनको सजेशन दे रहे हैं, ऐसे कीजिए ऐसे कीजिए, पर सूफीज हमेशा अलग एक एस्थेटिक लाइफ जी रहे हैं. तो इससे हमें समझ आ गया. जो सूफीज थे उन्होंने एम्फेसाइज किया कि फ्री थिंकिंग पे, फ्री थॉट पे और लिबरल आइडियाज पर. सूफीज का जो एम्फेसिस था दैट वाज अपॉन फ्री थॉट एंड लिबरल आइडियाज. दे वर अगेंस्ट फॉर्मल वर्शिप, वो फॉर्मल वर्शिप के अगेंस्ट थे. रिजिडिटी के अगेंस्ट थे, बहुत ही जो स्ट्रिक्ट जो ऑर्थोडॉक्स चीज़ें होती है उसके वो अगेंस्ट थे. रिजिडिटी के अगेंस्ट थे सूफीज. एंड फिनाटिसिज्म इन रिलीजन, और जो कट्टरता है ना, कट्टरपन, इस तरीके की चीज़ों के लिए भी सूफीज, दे वर टोटली अगेंस्ट इट. सूफीज टर्न टू मेडिटेशन इन ऑर्डर टू, उन्होंने मेडिटेशन पर ज़्यादा फोकस किया. इन ऑर्डर टू अचीव रिलीजियस सेटिस्फैक्शन को अचीव करने के लिए दे फोकस्ड मेडिटेशन. उन्होंने उनका फोकस था मेडिटेशन पर, अगर हमें रिलीजियस सेटिस्फैक्शन को पाना है. लाइक द भक्ति सेंट्स, सूफीज टू इंटरप्रिटेटेड, जैसे कि भक्ति सेंट्स थे, जैसे कि हम आने वाले अपकमिंग वीडियोस में पढ़ेंगे. भक्ति सेंट जैसे कि मीराबाई, तुकाराम, एकनाथ, चैतन्य महाप्रभु, शंकर देव. तो वैसे ही सूफीज जो भी थे, सूफीज जो थे, दे इंटरप्रेटेड रिलीजन एज लव ऑफ गॉड, लव ऑफ गॉड की तरह, और सर्विस ऑफ ह्यूमैनिटी इनका फोकस था सूफीज का. इन कोर्स ऑफ टाइम सूफीज वर डिवाइडेड डिफरेंट सिलसिलास, और जैसे जैसे समय बीतता गया सूफीज को एक डिफरेंट सिलसिलास ऑर्डर्स में डिवाइड किया गया, और हर सिलसिला का एक पीर, जैसे कि गाइड कहते थे, जिसको कहते थे ख्वाजा या शेख. जैसे जैसे समय बीता गया सूफीज को अलग अलग सिलसिला, अलग अलग ऑर्डर में डिवाइड किया गया, और हर सिलसिला का एक पीर, जिसे कि गाइड कहते हैं, और उस पीर को कहने लगे ख्वाजा या फिर शेख. द पीर एंड हिज डिसाइपल्स लिव्ड इन अ खानका, जिसे हॉस्पिस कहते हैं. जो पीर और उनके डिसाइपल जी, उनके शागिर्द, वो एक खानका में रहने लगे, जैसे कि हॉस्पिस, जैसे आश्रम होते हैं ना, वैसे ही खानका होते थे जहाँ पे पीर और मुर्शीद एंड मुरीद, पीर और उनके डिसाइपल्स रहने लगे. जो पीर होते थे, दे नॉमिनेटेड अ सक्सेसर,
जिसे कि वली भी कहते थे। जो पीर थे वो एक सक्सेसर को नॉमिनेट करते थे कि मेरे नेक्स्ट में कौन होगा जो सब कुछ संभालेगा। पीर यूज्ड टू नॉमिनेट अ सक्सेसर, जिसे सक्सेसर को ही वली कहते हैं। फ्रॉम वो डिसाइपल्स में से एक सिलेक्ट करते थे और उसको सक्सेसर बोलते थे कि ये मेरे आने वाले सक्सेसर होंगे। टू कैरी ऑन हिज वर्क, जैसे कि वो काम जो उनका पर्पस है लाइफ का, जो वो बता रहे हैं लोगों को, समझा रहे हैं कि कैसे हम गॉड को मेडिटेशन के थ्रू हम लव ऑफ गॉड, सर्विस ऑफ ह्यूमैनिटी, जो उनका काम है वो उसको कैरी फॉरवर्ड करते रहे। तो दे यूज टू नॉमिनेट अ सक्सेसर, और सक्सेसर को ही वली कहते थे, और वो डिसाइपल्स में से एक को चुनते थे। जो सूफीज थे दे ऑर्गेनाइज समाज, वो समाज ऑर्गेनाइज करते थे। समाज बेसिकली अ रिसाइटल ऑफ होली सॉन्ग्स, जैसे कि हिंदूज में करते हैं भजन कीर्तन, तो वैसे एक समाज वो ऑर्गेनाइज करते थे। समाज ऑर्गेनाइज करते थे टू अराउज मिस्टिकल एक्सटेसी, वही भगवान को, ईश्वर अल्लाह को याद करने के लिए। तो दे यूज टू ऑर्गेनाइज समाज। बसरा एक जगह है इराक में, दैट बिकेम द सेंटर ऑफ सूफी एक्टिविटीज। तो बसरा इज अ प्लेस इन इराक जो बिकेम अ सेंटर ऑफ सूफी एक्टिविटीज, वहाँ पे बहुत सारी होती थी। ये हमें क्लियर होना चाहिए कि जो सूफी सेंस थे, जो सूफिज्म वाले थे और सूफी सेंस थे, दे वर नॉट सेटिंग अप अ न्यू रिलीजन। वो कोई नया रिलीजन स्टैब्लिश नहीं कर रहे थे, कोई नया रिलीजन सेटअप नहीं करते। दे वर प्रिपेयरिंग अ मोर लिबरल मूवमेंट, वो एक लिबरल मूवमेंट को के लिए प्रिपेयर कर रहे थे, या एक उसके लिए प्रचार कर रहे थे, अपने आइडियाज लिबरल मूवमेंट की तरफ रख रहे थे, जो कि इस्लाम के अंडर ही आता था, लेकिन एक लिबरल मूवमेंट की वो बात करते थे। दे ओड देयर एलिजेंस टू कुरान, हमने पिछले स्लाइड में देखा ही था कि वो कुरान को ही फॉलो करते थे एज मच एज द उलेमास। जैसे कि उलेमास कुरान और हदीस को फॉलो करते थे, वैसे ही सूफी सेंट्स भी कुरान को ही फॉलो किया करते थे। ये हमारा टॉपिक हुआ बैकग्राउंड, जिसमें हमने देखा राइज ऑफ इस्लाम और हमने देखा सूफिज्म। सूफीज के बारे में थोड़ा सा हमने डिस्कस किया। अब नेक्स्ट वीडियो में हम सूफिज्म इन इंडिया की बात करेंगे और उसके बाद हम आगे इस चैप्टर को पूरा कंप्लीट करेंगे। आई होप यू लाइक द वीडियो। थैंक यू सो मच।